हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एंड उसी के साथ साथ आप ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन वहाँ भी मिल सके, उसके अलावा PDFs मिल सके, उसके अलावा जो MCQs होते हैं या क्विज़ेज़ होते हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सो जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया था रिसर्च का इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट इज़ उसका मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड एक उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक अच्छी रिसर्च के, एक गुड रिसर्च का क्या क्राइटेरिया होता है, वो सब कुछ मैंने आपको बड़े ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सो जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, सो सबसे पहले जाके आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड हमारा लेक्चर है आज का, वो है रिसर्च प्रोसेस के ऊपर। सो आपको इतना क्लियर हो गया कि रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सब कुछ आपको क्लियर हो गया, राइट। अब आते हैं उसके प्रोसेस पे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि रिसर्च प्रोसेस का मीनिंग होता क्या है। बेसिकली क्या होता है, जब भी हमने रिसर्च करनी है, एक इफ़ेक्टिव, एक सक्सेसफुल रिसर्च करनी है, उसके लिए हम ना कई सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। और जो प्रोसीजर होता है, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, उसी को हम रिसर्च प्रोसेस बोलते हैं। फाइन। बेसिकली एक सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर होता है रिसर्च कैरी करने का, एक इफ़ेक्टिव रिसर्च कैरी आउट करने का, उसको हम बोलते हैं रिसर्च प्रोसेस। बेसिकली इसमें दो इम्पॉर्टेंट सब प्रोसेसेस होते हैं, सबसे पहला तो होता है आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, दूसरा होता है आइडेंटिफाई द सोल्यूशन, मतलब फाइंड आउट द सोल्यूशन। हमें यही होता है कि जैसे मैंने आपको रिसर्च में मीनिंग में भी बताया था कि हम क्यों करते हैं रिसर्च, क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ टॉपिक होता है जिसके बारे में हम और जानना चाहते हैं, या फिर हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है जिसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, राइट। बेसिकली हमारे पास एक प्रॉब्लम है, वहाँ से हमारा पूरा का पूरा रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट होगा एंड एट द एंड हम क्या करेंगे, हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना। यही दो चीज़ें तो होती हैं, प्रॉब्लम और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सॉल्यूशन निकल जाएगा, प्रॉब्लम आई और उसका डायरेक्टली सॉल्यूशन निकल जाएगा। इस पूरे के पूरे मतलब इन दोनों स्टेप्स के बीच में जितने भी सारे के सारे स्टेप्स आएंगे, उन सारे स्टेप्स को मिला के हम क्या बोलते हैं, रिसर्च प्रोसेस उसको बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में जो जर्नी होती है फ्रॉम आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम टू रीचिंग अ सोल्यूशन, जिसमें कई सारे नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाते हैं, उन सारे के सारे पूरी की पूरी जर्नी को प्रॉब्लम से लेकर सोल्यूशन के बीच में पूरी जो जर्नी होती है, जितने भी स्टेप्स आते हैं, उसको हम रिसर्च प्रोसेस बोलते हैं। फाइन। एंड इफेक्टिव रिसर्च के लिए ये ज़रूरी है कि आप हर एक स्टेप को फॉलो कीजिए, आप प्रॉपरली हर एक स्टेप को सीक्वेंस में फॉलो कीजिए, कोई जो स्टेप होता है वो स्किप मत कीजिए, या फिर ऐसा ना हो कि आप उल्टे पुल्टे कर दो स्टेप, ठीक है। बेसिकली राइट सीक्वेंस में एंड प्रॉपरली उसे फॉलो करना ज़रूरी है ताकि आपकी जो रिसर्च वर्क है वो एक इफ़ेक्टिव तरीके से हो सके एंड सक्सेसफुल हो सके। चलिए, जो आज का मेन आपको मैंने मीनिंग बता दिया, ओवरव्यू दे दिया रिसर्च प्रोसेस का, उसके बाद हम चलते हैं स्टेप्स पे कि इसके अंदर स्टेप्स आते कौन कौन से हैं। फाइन। सबसे पहला स्टेप जो है वो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक प्रॉब्लम से शुरू होता है। आपको यही नहीं पता कि आपने ढूंढना क्या है ना, आपने किस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढना, आपने किस बारे में आपने नॉलेज गेन करनी है। आपको जब यही नहीं पता होगा तो आप आगे की रिसर्च तो कैरी नहीं कर सकोगे, राइट। बेसिकली इसमें क्या होता है, फोर्थ स्टेप में, कि आप रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हो, बनाते हो प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है उसको फाइंड आउट करते हो। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। एंड इसके लिए जो बेसिकली रिसर्चर होता है वो अपना इंटरेस्ट एरिया देखता है। ऐसा नहीं है, अभी फॉर एग्जांपल आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, मार्केटिंग का आप टॉपिक देखोगे, मार्केटिंग में आप ज़्यादा डीप स्टडी करना चाहोगे। अगर आपका फाइनेंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप फाइनेंस का कोई टॉपिक देखोगे। अगर आपका HR में यानी कि ह्यूमन रिसोर्स में आपका इंटरेस्ट है तो आप उसका टॉपिक देखोगे। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है फाइनेंस में तो आप कैसे उस तक जाओगे, है ना। आपने की मार्केटिंग हुई है, आपको मार्केटिंग का है, आपको एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट देखना है सेल्स के ऊपर। इन दैट केस जो है
क्या आप फाइनेंस का टॉपिक लोगे? नहीं लोगे ना। सो बेसिकली आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, आप उसी में रिसर्च करोगे। सो बस यही आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, पहली बात तो ये। प्लस क्या उसमें रिसर्च वर्क पॉसिबल है, कोई ऐसा टॉपिक सर्च करना जिसमें पहले रिसर्च हुई हुई है या नहीं हुई हुई, ये भी देखना। प्लस आगे हम उसमें रिसर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसमें स्कोप है या नहीं है। सो बेसिकली हम इस पॉइंट पे हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम एक्सपर्ट से भी अपने डिस्कस कर सकते हैं। प्लस पुराना भी, जैसे मैंने आपको बताया, लिटरेचर रिव्यू, यानी कि हम ये भी कर सकते हैं कि पहले इस टॉपिक पर रिसर्च हुई हुई है या नहीं हुई हुई, हम वो भी चीज़ देख सकते हैं। प्लस अपने जो हमारे गाइड्स होते हैं, जो हमारे मेंटर्स होते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे हम डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ भाई ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, बेसिकली इंटरेस्ट एरिया है हमारा। सो हम ये टॉपिक लेना चाहते हैं, वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे। तो सबसे पहले होता है आप प्रॉब्लम फाइंड आउट करोगे कि हाँ भाई हमने इस प्रॉब्लम का एट द एंड सोल्यूशन निकालना है। सेकेंड स्टेप पे आप क्या करोगे, आप लिटरेचर रिव्यू करोगे। अब आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, राइट, कि आपने हाँ इस टॉपिक के ऊपर आपने पूरी की पूरी रिसर्च करनी है। देयर आफ्टर आप क्या करोगे, आप और अप्रोक्स 100 पेपर्स उसके जो है वो स्टडी करोगे। आप मैगजीन्स देखोगे, आप जर्नल्स देखोगे, आप पेपर्स देखोगे, जहाँ से भी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी नॉलेज मिल जाए ना, वो आप नॉलेज गेन करोगे। लिटरेचर रिव्यू का बेसिक मीनिंग ही ये होता है कि नॉलेज गेन करना, ठीक है, नॉलेज को वो करना। इसी से ही जो है आगे की आप स्टडी पॉसिबल आपके लिए हो पाएगी। आप ये देखोगे कि पहले जिन लोगों ने इस टॉपिक पर रिसर्च की है उन्होंने कितना कितना की है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स रही है, उन्होंने क्या सॉल्यूशन फाइंड आउट किए हैं, इसमें और क्या मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, है ना। सो बेसिकली उसमें और मैं क्या न्यू नॉलेज गेन कर सकती हूँ। सो न्यू नॉलेज गेन करने के लिए आपको पहले पुरानी नॉलेज तो होनी चाहिए ना। सो बस वही पुरानी नॉलेज और जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको और ज़्यादा डीपली जानने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप लिटरेचर रिव्यू करते हो, ठीक है। सो बेसिकली लिटरेचर रिव्यू में का बेसिक मीनिंग इन क्रक्स यही होता है कि जो भी आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है, जो भी आपने प्रॉब्लम सिलेक्ट की है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, उसके बारे में डीप नॉलेज लेना, चाहे वो आपको कहीं मर्जी से मिले, चाहे वो आपको मैगजीन से मिले, कहीं में से, न्यूज़पेपर्स में से, जहाँ से भी आपको मिलती है, आप वहाँ से वो नॉलेज गेन करोगे, उसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट होता है पूरे के पूरे रिसर्च प्रोसेस का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पहले अच्छी खासी नॉलेज हो, तभी आप उसके अंदर और ज़्यादा सर्च कर सकोगे। आगे हम चलते हैं। बेसिकली इसमें क्या लिखा हुआ है, दैट इज़ इफ़ द रिसर्चर इज़ अवेयर ऑफ अर्लियर स्टडीज़, मतलब बेसिकली इसमें वो चीज़ बताई हुई है कि ना लिटरेचर रिव्यू के बेनिफिट्स क्या होते हैं। वैसे मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ। इट हेल्प्स द रिसर्चर टू फाइंड आउट व्हाट अदर्स हैव लर्न, जैसा कि मैंने आपको बताया। आपको लिटरेचर रिव्यू से ये पता लग जाता है कि और लोगों ने पहले क्या सीखा है, और लोगों ने पहले क्या फाइंड आउट किया है, वो सब कुछ आपको पता लग जाएगा। प्लस और लोगों ने, जो पहले रिसर्चर है, उसको ये पता लग जाएगा अदर्स जो और मतलब जिन्होंने पहले रिसर्च किया उन्होंने किस टाइप की मैथडोलॉजी को फॉलो किया था, क्या उस टाइम पे सिचुएशंस रही थी, क्या उन्होंने मेथड्स यूज़ किए थे, क्या उन्होंने सॉल्यूशन निकाला था, वो सब कुछ बेसिकली आपको लिटरेचर रिव्यू की हेल्प से पता लग जाता है। उसके अलावा जो है आपको समझने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। लाइक कोई कंट्रोवर्सी है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, कोई इनकन्सिस्टेंसी, मान लो किसी ने उस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है, बट उस टाइम पे कुछ इशू हो गया हो, कुछ कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई हो, है ना, कुछ अगेंस्ट में चला गया हो उनके, सो वो सारी की सारी, मतलब इन शॉर्ट प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट्स जितने भी होते हैं वो दोनों ही आपको जानने को मिलते हैं उस लिटरेचर रिव्यू की हेल्प से। उसके अलावा जो है जब आप स्टडी करते हो, लिटरेचर रिव्यू करते हो, उससे आप आगे की जो आपके फर्दर स्टेप्स हैं उनके लिए एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन हो जाता है कि हाँ आपको अभी ऐसे ऐसे स्टडी करनी है, आपको ये मेथड्स अडॉप्ट करने हैं, ऐसा ऐसा करना है आगे, मतलब एक माइंड में ना एक आपके पूरा एक नक्शा बन जाता है बेसिकली, आगे हमें ये करना है, ठीक है। सो ये फ्रेमवर्क तैयार करता है। आगे हम चलते हैं थर्ड स्टेप पे। अब हमने प्रॉब्लम फाइंड आउट कर ली है, हमने उसके बारे में डिटेल में बेसिकली डीप नॉलेज भी गेन कर ली है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, दैट इज़ हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि हम रिसर्च करना क्यों चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब हमारा एट द एंड हमने जो अचीव करना है बेसिकली वो क्या अचीव करना है, हम किस वजह से। ऑब्जेक्टिव तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें हम ऑब्जेक्टिव, वैसे तो ये सारे स्टेप्स ही ज़रूरी होते हैं खैर, क्योंकि कोई भी स्टेप हम स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने आपको बताया था, जो पिछली वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बताया था, थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव्स का मैंने ओवरव्यू दिया था, वही इसमें होगा कि ऑब्जेक्टिव जो होता है वो स्टार्टिंग में सेट किए जाते हैं कि एट द एंड आपको ये अचीव करना है। जैसे आप अभी भी आप अपना ऑब्जेक्टिव लेके चलते हो कि हाँ हमें जेआरएफ क्लियर करना है, एट द एंड ऑफ द जो आपकी प्रिपरेशन खत्म होगी, पेपर होगा, उसके बाद अल्टीमेट आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि आपको जेआरएफ क्लियर करना है, राइट। वैसे ही हम रिसर्च में भी ये ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं कि एट द एंड हमें क्या अचीव करना है। सो ये होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स वेरी क्लियरली एंड स्पेसिफिकली। ये ज़रूरी है कि आप ऑब्जेक्टिव्स जो हैं अपने वो क्लियर करो। अगर आपको यही क्लियर नहीं है कि हमने अचीव क्या करना है, खुद ही कन्फ्यूज़ हो, तो आप कैसे अचीव करोगे, है ना। सो बेसिकली इसमें यही चीज़ रहती है कि बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए। उसके अलावा जो है जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक होता है अपना मेन ऑब्जेक्टिव, एक होते हैं सब ऑब्जेक्टिव। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, जो हमने अचीव करना है, लाइक आपने जेआरएफ क्लियर करना है ना। सो वैसे ही रिसर्च में भी अल्टीमेट जो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, एट द एंड हमें ये चीज़ अचीव करनी है, वो आपका मेन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। उसी मेन ऑब्जेक्टिव को जब हम टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, उसको हम बोलते हैं सब ऑब्जेक्टिव, कि हाँ भी डेली हमने इतना टारगेट अचीव करना है, तभी तो हमारा मेन टारगेट अचीव होगा। सो वही सेम चीज़ रिसर्च में भी होती है कि आप ना सब ऑब्जेक्टिव आप बना लेते हो उसी जो कि मेन ऑब्जेक्टिव से ही लिंक होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आपको सब ऑब्जेक्टिव्स आप अटेन करोगे तभी आपका मेन ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, ठीक है। सो वो एक एक करते करते आप करते जाओगे, लाइक ऐसे ऐसे है, इसको अचीव किया, इसको अचीव किया, इसको अचीव किया, तो ऑटोमेटिकली आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो भी क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। फाइन। सो बेसिकली ये चीज़ थी हमारे ऑब्जेक्टिव के बारे में। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो एक ओवरऑल स्टेटमेंट होती है, एंड सब ऑब्जेक्टिव जो फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द एरियाज। आगे हम चलते हैं। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो ऐसे होने चाहिए, लाइक एक्शन ओरिएंटेड वर्ड्स को यूज़ करो, लाइक हमने ये कंक्लूड करना है एट द एंड, या हमने ये डिस्कवर करना है, हमने ये सोल्यूशन निकालना है, ठीक है, हमने ये फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट, टू डिटरमाइन, मतलब बेसिकली एक्शन ओरिएंटेड वर्ड्स का हम इसमें यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत लंबे चौड़े नहीं होते हैं कि इतने मतलब वो 10-10 लाइनों के ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट, कंक्रीट, टू द पॉइंट होते हैं कि हाँ हमने बस इतना क्लियर, मतलब आपने टारगेट बना लिया टू क्लियर द जेआरएफ, टू क्रैक द पेपर, है ना। सो बेसिकली एक शॉर्ट, एक टू द पॉइंट एक्शन ओरिएंटेड वर्ड्स के साथ आप अपना ऑब्जेक्टिव को सेट करते हो। सो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ स्टेप पे। अब अपने ऑब्जेक्टिव पे सेट कर लिया, सब कुछ हो गया, है ना, लिटरेचर सभी नॉलेज भी ले ली। अब आते हैं हमारे रिसर्च वर्क पे। बेसिकली ऑब्जेक्टिव के बाद आप क्या करोगे, अब अपने रिसर्च वर्क की तरफ बढ़ रहे हो, अभी आप इसमें हाइपोथेसिस सेट करोगे, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करोगे। अभी जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट कर लिए उसके बाद हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट होती है। सो बेसिकली हाइपोथेसिस का मतलब होता क्या है, हाइपोथेसिस ना एक अजम्पशन होती है, एक टेंटेटिव अजम्पशन होती है, जब हम टेम्पररी, जब हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि हाँ ऐसा होगा, है ना, ऐसा होगा, मतलब हम उसी अजम्पशन को टेस्ट करते हैं। हाँ आपने ये अज्यूम करके चल लिया कि हाँ हमारा जेआरएफ हो जाएगा, आपने अपने ये माइंड में अजम्पशन ले ली कि हो जाएगा। सो एट द एंड आप उसी को टेस्ट कर रहे हो। अब अपने रेगुलर में टेस्ट ले रहे हो, खुद से ले रहे हो, जो आप अपने यूट्यूब पे पेपर्स आते हैं या जो पुराने ईयर्स के पेपर्स हैं आप उन्हें देते हो, है ना। सो इससे आपका टेस्ट हो जाता है कि हाँ हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, है ना, हमारी कितनी प्रिपरेशन है। सो बेसिकली क्या होता है, आपने जो एक अजम्पशन सेट किया, आपने जो अजम्पशन बनाई है, लाइक मैंने ये अजम्पशन बना ली रिसर्च वर्क में कि जो ना ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट होती है उसका ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है फॉर्म की सेल पे इन कंपैरिजन टू ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट, है ना। सो ये मैंने एक अजम्पशन बना ली, एक हाइपोथेसिस बना ली है कि हाँ, ये मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया। बेसिकली हाइपोथेसिस मतलब एक स्टेटमेंट की फॉर्म में होता है कि मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ इतना इम्पैक्ट पड़ेगा, और दोनों का इम्पैक्ट पड़ेगा, सेल्स के ऊपर दोनों का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बट ऑनलाइन का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और ऑफलाइन का कम। और एट द एंड अब मैंने क्या करना है, इसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है कि क्या ऐसा सच में है, क्या सच में ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इन कंपैरिजन टू ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट। सो ये बेसिकली मैंने एट द एंड इसी चीज़ को टेस्ट करना है, ठीक है। सो हाइपोथेसिस एक असम्पशन होती है जो हम पहले से ही लेट करके चलते हैं। सो इसमें बेसिकली नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होते हैं, उसको हम डिटेल में फर्दर स्टडी करेंगे। एक बार स्टेप्स के अंदर आप इतना ही जान लीजिए। आगे हम चलते हैं फिफ्थ स्टेप पे।
फिफ्थ स्टेप में ये नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, मैंने आपको स्टैट्स की जो रिवीजन वीडियो डाली थी ना, कंप्लीट रिवीजन की वीडियोस, उसमें भी मैंने आपको नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ऑलरेडी किया हुआ है। सो जिसने भी अभी तक मेरी कंप्लीट रिविजन्स की वीडियो नहीं देखी है, सो वो देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिफ्थ स्टेप पे चलते हैं। अभी हमने हाइपोथेसिस भी सेट कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिसर्च डिज़ाइन प्रिपेयर करेंगे। रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है, एक हमने ना ऐसे नक्शा सा बना लिया कि हाँ, मतलब ऐसा नक्शा, ऐसा मतलब ऐसा नहीं बनाते, डायग्राम नहीं बनाते हैं, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमने ऐसा कुछ बना लिया कि हाँ भी हमें ये मेथड्स यूज़ करने हैं, हमें ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है, हमें ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, सब कुछ हमने बना लिया। अभी एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया, एक मतलब ना पूरा ऐसा जो है, अरे ये क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया, ये फ्रेमवर्क तैयार हो गया, ठीक है। एक मतलब इसी के अंदर रह के ही हमने सारी के सारी रिसर्च वर्क जो है वो अपना करना होता है, ठीक है। सो रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं बेसिकली, कि एक रिसर्च डिज़ाइन बन जाता है। इट इज़ अ कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर रह के ही जो रिसर्च है वो कंडक्ट की जाती है। ये एक तरीके का फ्रेमवर्क होता है, ये ब्लूप्रिंट होता है रिसर्च डिज़ाइन फॉर फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव एंड आंसरिंग द रिसर्च क्वेश्चंस। जो हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में सेट किए हैं, जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, उसको फुलफिल करने का ये पूरा का पूरा क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है। इसी के अंदर रह के ही हमने सारी की सारी रिसर्च स्टडी करनी होती है। सो बेसिकली ये क्या होगा, एक आउटर लाइन होगी, है ना, ये एक मास्टर प्लान हो गया जिसमें हम ये देखते हैं कि हम आगे मतलब जैसे हमने हाइपोथेसिस वगैरह सेट कर ली, उसके बाद हम कौन से मेथड्स यूज़ करेंगे आगे, जैसे डाटा कलेक्ट करना है, उसके लिए डाटा एनालाइज करना है, डाटा को प्रोसेस करना है, सब कुछ उस सभी चीज़ों के लिए हम क्या मेथड्स यूज़ करेंगे, क्या उसका प्रोसीजर होगा। सो ये सब कुछ बेसिकली हम इसमें डिसाइड करते हैं रिसर्च डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो है 4 बेसिक रिसर्च डिज़ाइन होते हैं जो एक रिसर्चर यूज़ कर सकता है अपनी रिसर्च स्टडी में। वैसे और भी टाइप के होते हैं, बट 4 बेसिक रिसर्च डिज़ाइन होते हैं जिसके अंदर रह के एक रिसर्चर कर सकता है स्टडी। दैट इज़ सर्वे, आप सर्वे कर सकते हो, है ना। जैसे आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ भी हम सर्वे करेंगे, उसी के थ्रू हम डाटा वगैरह सब कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, या हम खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे, या फिर हम प्राइमरी नहीं यूज़ करके हम सेकेंडरी का यूज़ करेंगे, या फिर हम सिंपली चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशनल स्टडी होगी। सो इन सभी में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो डाटा वगैरह कलेक्ट करने के लिए एंड अपनी फर्दर स्टडी करने के लिए। सो बेसिकली इसमें हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो एक रिसर्च डिज़ाइन बेसिक मीनिंग इसका यही होता है कि एक आउटलाइन प्रिपेयर करना, कि इसी के अंदर एक फ्रेमवर्क प्रिपेयर करना। उसके बाद क्या बोलता है, दैट इज़ द टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इज टू बी चूजन फ्रॉम अमंग द अबव 4 डिज़ाइन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन 4 फैक्टर्स। ये जो हमने चारों में से अभी आपने कौन सा सिलेक्ट करना है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम किस टाइप की है, आपने क्या ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किए हैं, उसके अलावा जो है आपकी ऑलरेडी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज कितनी है, आपने जो लिटरेचर रिव्यू किया है ना उसमें आपने कितनी आपकी नॉलेज है, उसके अलावा सोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हैं। आपने ऐसा कुछ सिलेक्ट कर लिया मेथड जिसमें बहुत ज़्यादा उसका बजट ही बहुत लंबा बन गया, मतलब लंबा चौड़ा बन गया, बट आपका उतना बजट है नहीं, है ना। सो बेसिकली आपको रिसोर्सेज भी देखने होंगे कि आपके पास कितने अवेलेबल हैं, उसके बेसिस पे ही आप स्टडी करोगे एंड उसके बेसिस पे ही आप सिलेक्ट करोगे। फाइन, आगे हम चलते हैं 6th स्टेप पे। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ, मतलब बता दूं स्टेप्स। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम सिलेक्ट किया, प्रॉब्लम फॉर्मुलेट किया, उसके बाद जो है हमने सारा उसके बारे में स्टडी किया, देयर आफ्टर हमने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए, देन हमने एक अजम्पशन ली, एक अजम्पशन सेट की यानी कि हाइपोथेसिस। उसके बाद जो है हमने एक पूरा मतलब फ्रेमवर्क डिसाइड किया कि इसी फ्रेमवर्क के अंदर रह के हमने स्टडी करनी है रिसर्च डिज़ाइन, यानी कि मैथड्स वगैरह इसमें बेसिकली डिसाइड होते हैं। उसके बाद जो है सैम्पल डिज़ाइन हम डिटरमाइन करेंगे। सैम्पल डिज़ाइन में क्या होता है कि अभी आपको ना स्टडी करनी है तो आप पूरी पॉपुलेशन को तो ले नहीं सकते हो, है ना। मतलब अगर आपको 1 लाख पर्सनस के ऊपर स्टडी करनी है तो ऐसा तो नहीं है कि आप एक से जाके पूछोगे, एक से जाके डाटा कलेक्ट करोगे, है ना, ऐसा तो नहीं होगा ना। मतलब आपको 1 लाख में से कुछ ऐसा पर्सनस को जो है वो सिलेक्ट करना होगा जिनके ऊपर आप स्टडी कर सको, जिनसे आप डाटा कलेक्ट कर सको सारा का सारा। सो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ड्यू टू टाइम, ड्यू टू एफर्ट, ड्यू टू मनी कॉन्स्टेंट्स आप नहीं जा सकते हो सभी के पास। दैट्स वाई क्या होता है, पूरी की
पूरी ये अपनी पॉपुलेशन है, इसमें से आप कुछ एक पर्सन्स को सिलेक्ट करते हो जिसको हम बोलते हैं क्या, सैंपल बोलते हैं। सो यही इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में बताया है बेसिकली कि चीज़ों की वजह से, कुछ कमियों की वजह से आप पूरे की पूरी पॉपुलेशन को नहीं ले सकते हो एंड आप उसमें से कुछ सैंपल सिलेक्ट करते हो स्टडी करने के लिए। उसके अलावा क्या बोलता है कि सैंपल ऐसा होना चाहिए ना जो एक्यूरेसी प्रोवाइड करवाए। अबे आपने 1,00,000 में से कौन से 1,000 सिलेक्ट करने हैं, ये भी तो बहुत बड़ा काम है ना। मतलब आप ऐसा कुछ सिलेक्ट करो जो एक्यूरेसी प्रोवाइड करे, जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई हो सके, एप्लीकेबल हो सके। उसके अलावा जो है बायसनेस नहीं होनी चाहिए, बायस्ड फ्री होना चाहिए। आप अपनी पर्सनल कन्वीनियंस बीच में नहीं ला सकते हो इसके बीच में, है ना। सो बेसिकली ऐसा होना चाहिए सैम्पल सिलेक्शन। उसके अलावा जो है सैम्पल्स बेसिकली आप दो तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स भी होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी भी होते हैं। इसको भी मैंने जो स्टैट्स की रिवीजन वीडियो डाली थी उसमें आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सैम्पल जो है प्रोबेबिलिटी वाले कौन से होते हैं एंड नॉन प्रोबेबिलिटी वाले कौन से होते हैं। तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो इसमें आते हैं जो प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स होते हैं जो हम ना मतलब बाई चांस सिलेक्ट करते हैं। लाइक आपने आपके पास एक बॉक्स है, उसमें कई सारी चिट्स आपने नाम लिख के डाल दी, उसमें से आपने कोई भी 10 रैंडमली उठा ली, 100 में से आपने 10 रैंडमली उठा ली है। सो अब आपको तो नहीं पता ना कौन सी उठाओगे, आपने को जानबूझ के तो नहीं ऐसा किया ना कि आपने ये उठाई है या वो उठाई है, आपने रैंडमली उठा ली है। सो उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स। एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स कौन से होते हैं, जो आप जानबूझ के या अपनी कन्वीनियंस, अपनी जजमेंट के हिसाब से, लाइक आप एक स्कूल में गए हो, है ना। सो स्कूल में आपने जाके कई सारे वहाँ पे बच्चे हैं, है ना। सो उसमें से आपने क्या किया, कुछ बच्चे आपने सिलेक्ट करने हैं सैम्पल्स, मतलब आगे स्टडी के लिए आपने एज अ सैम्पल सिलेक्ट करने हैं। तो आपने अपने ना फेवरेट स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया जो टॉप आते हैं या जिनका आपके साथ अच्छी बॉन्ड है, मतलब उनको सिलेक्ट कर लिया फेवरेट स्टूडेंट्स को। सो वो यहाँ पे वो क्या हो गया, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गया, जहाँ पे आप अपनी कन्वीनियंस, अपनी जजमेंट बीच में ला रहे हो या उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर रहे हो, वो क्या हो जाता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स हो जाता है। फाइन, आगे हम चलते हैं 7th पे। अभी आपने सैंपल्स तो सिलेक्ट कर लिए, सैंपल किस लिए सिलेक्ट किए हैं, उनसे डाटा कलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट किए हैं ना। सो बेसिकली 7th स्टेप वही है। इसमें आप क्या करोगे, जो भी आपने सैंपल सिलेक्ट किए हैं उनसे जाके आप इन्फॉर्मेशन निकालोगे, उनसे जाके आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करोगे, उनसे आप डाटा कलेक्ट कर लोगे। सो यही इस स्टेप में बोल रहा है। बेसिकली 2 तरीके होते हैं डाटा कलेक्ट करने के, एक तो होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। 2 तरीके होते हैं। प्राइमरी जैसा कि आपको पता होगा कि प्राइमरी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है। अगर मैं आपसे डायरेक्टली आपके पास आ रही हूँ, इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ, सो वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। अगर किसी और पर्सन ने पहले कोई रिसर्च कर रखी है ऑलरेडी, उस पेपर को मैं स्टडी कर रही हूँ, उनसे मैं इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, वो सेकेंडरी हो जाएगा, है ना। मतलब उससे मैं डायरेक्टली किसी पर्सन के पास नहीं गई, इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी अवेलेबल है ना, उन्हीं से अगर मैं इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। अगर मैं खुद जाके या खुद मतलब अपने सोर्सेज से अगर फर्स्ट टाइम के लिए इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर रही हूँ, मुझसे पहले वो किसी और ने नहीं गैदर कर रखी है इन्फॉर्मेशन, सो वो क्या हो जाता है, हमारा प्राइमरी सोर्स हो जाता है, ठीक है। सो इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें कई सारे डिसीजन लेने होते हैं। आपको प्राइमरी सिलेक्ट करना है या आपको सेकेंडरी सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल लाइक इन द केस ऑफ सर्वे डाटा, आपने ये सिलेक्ट कर लिया कि मुझे सर्वे करना है। सो ये बेसिकली क्या हो गया, प्राइमरी का हो गया, है ना। मतलब खुद जाके सर्वे कर रहे हो, दैट मीन्स आप फर्स्ट टाइम के लिए कर रहे हो। उसके अलावा जो है आप सर्वे करोगे, डाटा कैन बी कलेक्टेड बाय इंटरव्यू भी ले सकते हो आप लोगों का, है ना, पर्सनली, या जाके आप हर एक पर्सन का इंटरव्यू भी ले सकते हो, या फिर आप क्वेश्चनरीज को भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा जो है अगर आप इंटरव्यू को सिलेक्ट करते हो तो इंटरव्यू में आगे फर्दर डिसीजन पर्सनल इंटरव्यू लेना है या फिर टेलीफोनिक ले लेना है। सो बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चनरी है, क्वेश्चनरी जो है वो मेल करनी है रिस्पोंडेंट्स को या फिर उसके लिए एनुमरेटर्स अपॉइंट करने हैं। सो बेसिकली ये सारे ही डिसीजंस जो होते हैं ना, ये किसी को ना समझ में आए तो ये पोर्शन ये मैंने स्टार्ट्स में अच्छे से समझाया है। एनुमरेटर्स कौन होते हैं, क्वेश्चनरी क्या होती है, सब कुछ मैंने उसमें अच्छे से क्लियर किया हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली फॉर स्टेप्स आपके लिए इतना मतलब जानना भी ज़रूरी है एज अ रिसर्च स्टेप की इसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है एंड उसमें हम प्राइमरी सोर्सेज को भी यूज़ करते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज को भी यूज़ करते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद जो है हमने डाटा कलेक्ट भी कर लिया, अब सब कुछ हो गया, है ना।
अब उस डाटा को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उस डाटा को मतलब अच्छे से उसको एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है एनालाइज करना डाटा को। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें ना कोडिंग्स यूज़ की जाती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, डाटा प्रोसेसिंग जनरली बिगिंस विद द एडिटिंग एंड कोडिंग ऑफ डाटा। आप एनालाइज कर रहे हो, है ना। सो आप इसमें क्या करोगे, आपके पास अब इतनी सारी इकट्ठी हो गई है इन्फॉर्मेशन, आपके सारे तो काम की नहीं होगी ना, उसमें से आप छांटोगे कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन मेरे काम की है, उसको प्रॉपरली आप अरेंज करोगे सिस्टमैटिक तरीके से, यानी कि आप उसकी कोडिंग करोगे, उसको आप अल्फ़ाबेटिकली भी लगा सकते हो। मतलब बेसिकली कोडिंग होती ही यही है कि उसको आप अल्फ़ाबेटिकली लगाओ या आप उसको न्यूमेरिकली, मतलब बेसिकली उसको अरेंज करो डाटा को, उसमें से जो नहीं काम की है उसको निकाल दो, जो काम की है वो रख लो। उसके अलावा जो है उसकी स्टडी करना, उसको अच्छे से एनालाइज करना इज कॉल्ड डाटा एनालिसिस। फाइन। उसके अलावा जो है डाटा एनालिसिस से क्या होता है, बेसिकली अगर आपके पास अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, आप सभी को ऐसे स्टडी करने बैठ गए तो फिर आप तो बैठ ही रहोगे 4 साल तक, है ना। सो इसमें क्या होता है बेसिकली, ऐसा मतलब डाटा को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, एक मैनेजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिसको आप मैनेज कर सको। फाइन। फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड फॉर स्टोरेज ईजी हो जाता है। सो ये होता है हमारा डाटा एनालिसिस। उसके लिए कई सारी जो है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। अब आपने उसको स्टडी भी कर लिया, अच्छे से सब कर लिया, उसको डाटा को जो आपने सारा गैदर किया था, इकट्ठा किया था, उसको आपने अच्छे से जो है एनालाइज कर लिया, उसको अच्छे से अरेंज कर दिया। फाइन। अब आप उस डाटा पे क्या लगाओगे, उस डाटा पे आप टेस्ट लगाओगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि पहले हम हाइपोथेसिस को सेट करते हैं, एक अजम्पशन जो हमने लेके चली थी। अब फाइनली वो टाइम आ गया है जब हम उस अजम्पशन के ऊपर टेस्ट लगाएंगे एंड उस अजम्पशन को मतलब उसको टेस्ट करेंगे कि हाँ हमारी अजम्पशन सही थी या नहीं सही थी। फाइन। सो इसमें बेसिकली क्या होता है, यही स्टेप पे हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। एक रिसर्चर जो है वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए वो कई सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यूज़ कर सकता है, लाइक काई स्क्वायर हो गया, टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, वो कोई भी टेस्ट अप्लाई कर सकता है। फाइन। सो बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यही होता है कि कोई भी टेस्ट अप्लाई करके उसके बाद उसको टेस्ट करना कि आपने जो सेट किया था अजम्पशन, जो आपने माइंड में सोचा था हाँ ऐसा होगा, क्या वैसा हुआ है, सच में वैसा होता है, वो चीज़ बेसिकली टेस्ट करना इज कॉल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। फाइन। इसमें क्या है बेसिकली, द हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैन गिव ईदर पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकती है, नेगेटिव। ऑब्वियसली सी बात है, अभी 100% आपने जो सोचा था ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही सही हो, है ना, वो गलत भी हो सकता है। या तो आप एक्सेप्ट करोगे हाइपोथेसिस को जो आपने सेट किया था कि हाँ ये चीज़ सही है, हम इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारी जो टेस्टिंग है उसमें ये चीज़ सही प्रूफ हुई है। और अगर वो गलत प्रूफ होती है देन आप इन दैट केस आप क्या कर दोगे, उसको रिजेक्ट कर दोगे कि हाँ वो चीज़ नहीं सही है, हमने ये रिसर्च वर्क में ये कंक्लूड किया है कि वो चीज़ नहीं सही है। उसके बाद आपने टेस्ट कर लिया, आपने एक बार टेस्ट किया, राइट, एक बार टेस्ट करने पे आपका रिजल्ट क्लियर हो गया, हाँ ऐसा ऐसा रिजल्ट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है ना, आप बार बार उसको टेस्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार टेस्ट कर लिया, उसको बार बार सेट करोगे तभी तो वो चीज़ जर्नल होगी। आपने सैंपल कलेक्ट किया मान लो 1000 पीपल का, तो आप उसको 1,00,000 लोगों पे लगाने से पहले उसको बार बार स्टडी तो करके देखोगे ना। हो सकता है दूसरी बार स्टडी करने पे वैसा रिजल्ट ना आए, या हो सकता है तीसरी बार स्टडी करने पे वैसा रिजल्ट ना आए, है ना। अगर वो सेम रिजल्ट आ रहा है हर बार देन इन दैट केस तो क्या करोगे, आप उसे जर्नल कर दोगे, यानी कि आप उसे पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर दोगे। अगर वही जो रिजल्ट है वो पहली बार में कुछ और आया, दूसरी बार में कुछ और आया, थर्ड टाइम में कुछ और आया, इन दैट केस आप उसको पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली जर्नलाइजेशन यही होता है कि अगर आपका सेम रिजल्ट आ रहा है बार बार उसे टेस्ट करने पे, इन दैट केस आप थ्योरी डेवलप कर सकते हो, आप एक फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हो। उसके बाद लास्ट स्टेप है दैट इज़ रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या है, रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है, ये लास्ट स्टेप है रिसर्च प्रोसेस का। रिसर्च रिपोर्ट्स, अभी आपने जितनी भी आपने सारे स्टेप किए, आपने सभी कुछ स्टडी कर लिया, आपने रिजल्ट भी निकाल लिया, आपका बार बार सेम रिजल्ट आ रहा है, देन आपने क्या किया, आपने थ्योरी डेवलप कर दी क्योंकि बार बार सेम रिजल्ट आ रहा है। अब उसी सेम थ्योरी को ना आपने रिपोर्ट एक थीसिस में कन्वर्ट करना होता है, उसकी थीसिस लिखनी होती है, उसको शॉर्ट समरी बना के लिखनी होती है कि हाँ हमने ऐसे ऐसा रिसर्च किया, हमने ये मेथड्स यूज़ किए, हमने यहाँ से डाटा कलेक्ट किया, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, ये हमने हाइपोथेसिस सेट किया था, ये हमने लास्ट में उसको टेस्टिंग की है और ये हमारा रिजल्ट आया है। सो ये सारे के सारे जो भी हमने रामायण अभी तक
तक पढ़ी है ना, उसको सारा शॉर्ट में लिखा जाता है रिपोर्ट राइटिंग के अंदर, ठीक है। सो ये लास्ट स्टेप होता है रिसर्च प्रोसेस का। इसमें रिसर्च रिपोर्ट्स और थीसिस जो होती हैं वो पूरी की पूरी दुनिया को ये इन्फॉर्म करती है कि रिसर्चर ने क्या किया है, कैसे किया है, कब किया है, क्या उसने कंक्लूजन निकाला है, सब कुछ उसके थ्रू पता लग जाता है शॉर्ट के अंदर, ठीक है। सो इसमें क्या है, रिपोर्ट जो है वो रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, एक फॉर्मल तरीके फॉर्मल एक मैनर में होनी चाहिए, प्लस कंसाइज होनी चाहिए। कंसाइज मतलब वही जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जितनी डिटेल आपने स्टडी की है वो सारी की सारी डिटेल आप रिपोर्ट में लिख दोगे, ऐसा नहीं होता। शॉर्ट में लिखा जाता है कि हाँ हमने ये किया है और ये हमारा रिजल्ट है, और एक बड़े ही फॉर्मल तरीके से जो है वो रिपोर्ट बनाई जाती है। इसका जो लेआउट होता है, इसका जो पूरा फॉर्मेट होता है, उसके अंदर 3 सेक्शंस होते हैं बेसिकली। सबसे पहला होता है प्रीलिमिनरी पार्ट होता है। इसमें ये सबसे पहला पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, जो आपका मेन टाइटल है, जो मतलब आपकी प्रॉब्लम है ना, जो आपने स्टार्टिंग में सबसे पहले प्रॉब्लम सेट की थी ना, जो आपका टॉपिक है बेसिकली वो इसके अंदर आ जाता है। उसके अलावा जो है एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है, एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, जो भी कंटेंट्स हैं, टेबल्स है, लिस्ट है, बेसिकली जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है ना वो इसमें आ जाता है कि हाँ भी आप हमारी जो रिसर्च रिपोर्ट है वो हमारी खोलोगे ना तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें मिलेगी। जैसे आपके ना बुक के पहले वो लिखे होते हैं ना कि इस बुक में ये चैप्टर्स हैं, है ना, कंटेंट दिया होता है, पूरे टेबल बनाए होते हैं, फिगर्स बनाई होती है, वैसा ही ये पूरा बुक का नेम लिखा होता है, चैप्टर्स के नेम लिखे होते हैं। वही सेम लगभग सेम चीज़ इसमें होती है रिपोर्ट राइटिंग में, कि इसमें जो है वो टाइटल लिखा होता है, टेबल्स होते हैं, कॉन्टेंट्स अंदर मतलब क्या क्या आपका लिखा हुआ है वो चीज़ इसके अंदर आ जाती है। उसके अलावा उसके बाद आ जाता है मेन पार्ट। मेन पार्ट वो होता है जिसमें आप सारी की सारी जितनी भी सारी चीज़ें आपने स्टडी की है वो सब आप इसमें मेंशन करते हो। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि आप इंट्रोडक्शन दोगे अपने टॉपिक की, उसके अलावा जो है आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, आपने कौन से मेथड्स यूज़ किए हैं, आपका क्या स्कोप रहा है, आपने क्या फाइंड आउट किया है, आपने क्या नॉलेज फाइंड आउट किया, आपने क्या रिजल्ट निकाले हैं, क्या आपका कंक्लूजन निकला है, क्या आपका रिजल्ट निकला है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एंड ऑल इसमें सब कुछ वो सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद जो है एंड पार्ट आ जाता है। एंड पार्ट में क्या होगा, बिब्लियोग्राफी आ जाती है एंड लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस। मान लो जिस भी सोर्सेज को आपने यूज़ किए डाटा कलेक्ट करने के लिए, या फिर कुछ और पब्लिकेशंस का सहारा लिया है आपने, मान लो मतलब कुछ और जिनका भी आपने रिसर्चेस को बेसिकली यूज़ किया है अपनी स्टडी के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि आप खुद से मतलब सारी की सारी रिसर्च कर दोगे, है ना, आप और भी रिसर्चर्स की हेल्प लेते हो, आप और भी जो है रिसर्च पेपर्स की हेल्प लेते हो। सो बेसिकली वो चीज़ एंड पार्ट में इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। सो ये थी हमारी सारी की सारी रिसर्च प्रोसेस। आई होप आपको क्लियर होगी। स्टार्टिंग से मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सो सबसे पहले हमने रिसर्च प्रोसेस के बारे में आज पढ़ा है। सबसे पहले इसमें हम प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं। इन समरी में आपको बता रही हूँ शॉर्ट में कि सबसे पहले हमने टॉपिक डिसाइड किया कि हाँ हमारी ये प्रॉब्लम है, उसके बाद उसके बारे में डिटेल स्टडी किया, उसके बाद जो है हमने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए कि एट द एंड हमें ये अचीव करना है। देयर आफ्टर हमने एक अजम्पशन ली कि हाँ ऐसा होगा, एट द एंड हमने इसी चीज़ को टेस्ट करना है, ऐसा होगा। उसके बाद हमने एक फ्रेमवर्क तैयार किया, हमने मेथड्स सब मतलब वो चीज़ डिसाइड की, हमने मेथड्स मतलब हमने रिसर्च डिज़ाइन बनाया। उसके बाद जो है हमने सैम्पल्स सिलेक्ट किया, मतलब सैम्पल डिज़ाइनिंग की। पूरी पॉपुलेशन में से हमने कुछ एक सैम्पल सिलेक्ट किए जिनसे हमने फिर डाटा कलेक्ट किया। फिर उसी डाटा को हमने सारा स्टडी किया, एनालाइज किया, उसको एक बढ़िया तरीके से उसको मैनेजेबल फॉर्म में उसको सारा सेट किया। उसके बाद हमने जो पहले हमने हाइपोथेसिस सेट किया था उसी को हमने यहाँ पे टेस्ट लगा के जेड टेस्ट टी टेस्ट सब लगा के हमने जो भी हमारा सेट बैठता है अकॉर्डिंग टू स्टडी वो हमने टेस्ट किया हाइपोथेसिस। उसके बाद हम कंक्लूजन पे पहुँचे, हम अपने रिजल्ट पे पहुँचे। उसके बाद हमने उसी चीज़ को बार बार स्टडी किया ताकि हम उसको जर्नलाइज कर सकें। देयर आफ्टर जब भी हमारा कंक्लूजन निकल गया, हमारी थ्योरी बिल्ड हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद उसकी पूरे के पूरे मतलब जो प्रोसेस है उसकी एक शॉर्ट समरी जो है वो हमने रिपोर्ट राइटिंग में मेंशन करके दे दी कि ये हमने किया है इस पूरी के पूरे रिसर्च में और ये हमारा कंक्लूजन निकला है। सो बेसिकली दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। जो पहले वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया था, इसमें मैंने आपको अच्छे से हर एक प्रोसेस का जो बेसिकली प्रोसेस के जितने भी स्टेप्स है उसको मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कुछ भी कमी लगी है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर कमी नहीं लगी है, अगर अच्छा लगा है लेक्चर, अगर अच्छे से समझ आया है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।